बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ओपोजिशन अभी तक ये इब्हाम क्लियर करने में नाकाम रही है कि उसने करना क्या है, कब करना है, क्या टाइमलाइन होगी, एहतजाज किस तरह से तरतीब दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने तो ईद के बाद की कॉल दी, लेकिन ओपोजिशन जमातें जो हैं वो पीटीआई के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। पीटीआई तो चाहती है कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन इमरान खान साहब के रवैये पे भी बात हो रही है और शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान साहब को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। रवैया आपको किन मुश्किलात का शिकार कर सकता है, इसकी मिसाल ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली कल की मुलाकात भी है, जिसमें तल्ख कलामी हुई, तकरार हुई। इसके बाद ज़ेलेंस्की वाइट हाउस छोड़कर चले गए और अब जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं उसमें ख़तरा मौजूद है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है ये जंग ये मज़ीद बढ़ जाएगी, कशीदगी ज़्यादा होगी। जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि इन दोनों के दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो जाएगा, ये जंग ख़त्म हो जाएगी, वो कम होते नज़र आ रहे हैं। वाइट हाउस की इस मीटिंग में जो रवैये और तल्ख लहजा इख्तियार किया गया कि इसको क्या नुकसानात होंगे, ये हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले वाइट हाउस में हुआ क्या, आपको वो सुनवाते हैं। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. नाज़रीन, चंद लम्हों की ये तकरार, ये तल्ख लहजे, ये रवैया दुनिया को किन मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमील खान साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल जो कुछ वाइट हाउस में हुआ, जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था, जिस तरह से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, एक आपको पता है हर मीटिंग में वाइट हाउस में जो होती हैं, जो रवैया होता है, ये बिल्कुल बरअक्स नज़र आया अमरीकी तारीख के। क्या वजूहात हो सकती हैं और किन नुकसानात का बाइस हो सकता है ये रवैया? पहली बात तो यह है कि ये दुनिया में बहुत कम, बल्कि कभी नजर नहीं आया कि इस किस्म की डिप्लोमेटिक ओवरचर्स हों किसी हेड ऑफ स्टेट के ऑफिशियल मीटिंग प्लेस पर। यानी कि ओवल हाउस में भी ये तारीख का पहला वाकया है जिसमें इस किस्म की तलखी पैदा हुई और इस किस्म की गुफ्तगू हुई। तो ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के भी खिलाफ है, लेकिन बहरहाल क्योंकि ट्रंप एक बहुत अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं, अनकन्वेंशनल किस्म की डिप्लोमेसी करते हैं, और ज़ेलेंस्की ने भी बड़ी अनकन्वेंशनल तरीके से जवाबात दिए। जब ज़ेलेंस्की भी अगर चाहते तो थोड़ा मामला कंट्रोल में आ सकता था। ज़ेलेंस्की उधर गए थे ज़ाहिर है एक टेकर के तौर पे, यानी कुछ लेने के लिए गए थे, कुछ देने के लिए नहीं गए थे। तो जो कौमें कुछ लेने के लिए जाती हैं उनको और ज़्यादा संभल कर बात करना होता है। जैसे पाकिस्तान भी जब ऐसे मामलात में जाता है तो संभल के बात करता है, और करना भी चाहिए, या पाकिस्तान जैसे ममालिक। तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं उनके साथ एंगेजमेंट में गो के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हर कंट्री का इक्वल राइट, इक्वल वोट है जनरल असेंबली में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कंट्री ज़्यादा मजबूत है, नेशन स्टेट्स जो ज़्यादा मजबूत हैं, वही हावी और कवी होते हैं, और नेशन स्टेट्स के ऊपर कोई और ऊपर नहीं होता। नेशन स्टेट के ऊपर हावी और कवी होने के लिए कोई और नेशन होती है, जैसे इस मामले में यूक्रेन और रशिया को आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि इसके मजबरात क्या होंगे। जाहिर है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ गैम्बलिंग कर रहे हो आप ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की ने जो भी उसके जवाब दिए उसका मैं आपको एक अहाता कर चुका हूँ थोड़ा सा। लेकिन इसके मजबरात ये होंगे कि अमेरिका पर ट्रस्ट का लेवल कम होता जाएगा उसके एलाइज के तरफ से, यानी कि यूरोप हो गया, यानी कि नेटो मेंबर्स हो गए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, फिलीपीन हो गया, और बाकी एलाइज जो हो गए। एक तो ट्रस्ट लेवल का, और दूसरा उनके दोस्त फिर
ये सोचेंगे कि भाई कितना रिलाय करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती ये रही है कि उसने कोशिश की है कि उसका ट्रस्ट बरकरार रहे अपने एलाइज के लिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रस्ट तो किसी ना किसी लेवल तक शटर किया ही है, लेकिन अमेरिका की जो जारहाना पॉलिसीज हैं, खासूसन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से वो ऐलानात कर रहे हैं, जिस तरह से वो इकदामात ले रहे हैं, आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक खतरे का बाइस है? अरे देखें, इसके दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू तो बड़ा मस्बत पहलू था, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिलसिला शुरू किया था, लेकिन बावकार कौमें, चाहे उनके 40,000 अफराद यूक्रेन के मारे गए हैं, लेकिन बड़े बावकार तरीके से वो अपना मुद्दा पेश कर रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के किस तरह रशिया ने ज्यादती की है। रशिया ने ज्यादती की है या न की है, वो तो एक दूसरा चैप्टर हो जाता है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक रशिया के साथ कितनी ज्यादती हुई है वो एक और चैप्टर हो जाता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि हाँ, एक बावकार कौम के तौर पर वो प्रेसिडेंट अपनी गुफ्तगू को पेश कर रहे थे। लेकिन यस, ये अगर पीस टॉक्स जिस अंदाज में कन्वीन की है अमेरिका ने ताकत के बलबूते पर, और जिस धमकी आमेज तरीके से, इसका गो के पीस तो होना ही होना है, क्योंकि पीस अगर ना हो तो ज़ेलेंस्की जैसा मुल्क, जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि या तो अपने मुल्क से हाथ धो बैठो, ये हकीकत है कि अगर यूरोप और अमेरिका हाथ खींच जाए तो यूक्रेन को जो है निगला जा सकता है रशिया की तरफ से। तो ये बात दुरुस्त है। तो वो जमील साहब, ट्रंप इज अनकन्वेंशनल, जो चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से उनका रवैया, ये हम पहले माजी में भी देखते रहे हैं, और अब आके वो एक और जारहाना स्टाइल है उनका। खासूसन पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, जिस तरह से आप पीटीआई लॉबिंग भी कर रही है, और हम जो विल्सन समेत मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स के बयानात भी देख रहे हैं, इमरान खान के हवाले से लिखा भी जा रहा है, खतूत भी लिख रहे हैं। डू यू थिंक कि अमेरिका से कोई ऐसी अनकन्वेंशनल कॉल, बात इमरान खान साहब के हक में, या कुछ ऐसा हो सकता है चूंकि अब ऐसी चीजें हो रही हैं? अमेरिका के लिए अफराद इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका के लिए उनका फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका के लिए उनके अहदाफ, किसी भी शख्स यहाँ पाकिस्तान में, उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, यानी कि आर्मी, मिलिट्री, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों या अमेरिका हो, उसको पता है कि पेंटागन का हमेशा राब्ता हमारे फौज से रहा है। और अमेरिका का भी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई अहम कलीदी शख्स आता है तो एस्टैब्लिशमेंट को विजिट करता है। यू आर नॉट होपफुल अबाउट इमरान खान, मतलब उनकी, इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है? देखें, वहाँ काफी सारे कांग्रेसमैन इस पे कोशिश कर रहे हैं। ये अगर उनके दिमाग में आ गया ट्रंप के, तो कोई बईद नहीं है कि ट्रंप इस पर बात कर लें। लेकिन इस वक्त तक ये प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही, जैसा कि तो की जा रही थी एक हल्के के तरफ से, और ये कैंपेन के दौरान भी यही तवक्को की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और दूसरे दिन वो प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होता हुआ मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेशर जारी है और किसी वक्त भी रंग ला सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जो व्हाइट हाउस में हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में, ये दूसरे जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक चेक है। उनके लिए ये चेक है कि अमेरिका किस तरह से मामलात अपने आगे लेकर बढ़ रहा है, किस तरह से जारहाना पॉलिसीज़ अपनाई हुई हैं। अगर कुछ भी अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से प्रेशर आता है तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने, JUIF के रहनुमा हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू खेलदास साहब, बड़ी मुबारक हो आपको, मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो देखें आपने कि किस तरह से वो अमेरिका ट्रीट कर रहा है अपने इत्तेहादियों को, तो आप क्यों, एक कॉल आई, किस तरह से करेंगे सर बर्दाश्त अगर प्रेशर आता है कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए? देखें, पहली बात यह है कि जो ये यूक्रेन का मामला है, पाकिस्तान ने तो हमेशा दुनिया भर के अमन के लिए कोशिश भी की है और कुर्बानियाँ भी दी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कीमती जानों का 1 लाख के करीब हमने सिविलियन और हमारे अफवाज, हमारे सिक्योरिटी, हमने जो कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ दुनिया में किसी ने इस तरह नहीं दी है।
हमने दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए किया है। पाकिस्तान की हमेशा ये पॉलिसी रही है, कोई जारियत नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। अगर कोई मामलात है वो खुशअस्लूबी से हल होने जाए, जंगें किसी भी मसाइल का हल नहीं है। हमारे गज़ा में बर्बरियत है, जुल्म है, हमने हमेशा उनके अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है, कोशिशें की हैं दुनिया के तमाम फोरम में। कश्मीर में बर्बरियत है, जुल्म है, हमने हमेशा कोशिश की है उसका जो पुरअमन हल निकाला जाए और उन कश्मीरियों को जो है उनको अपनी हक दिया जाए। तो पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है कि हम चाहते हैं कि इस मामले में न्यूट्रल हम हैं, यूक्रेन के मामले में हम कोई भी जंग के हम हामी नहीं है किसी भी ठीक हो जंग गया के। सर, पाकिस्तान तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो अमेरिका का प्रेशर आता है इमरान खान साहब के हवाले से, जो विल्सन जो है साहब वो ख़त भी लिख रहे हैं, ट्वीट्स भी आ रही हैं रिचर्ड गिरनेल की, तो किस तरह से विदस्टैंड करेंगे? आपको पता है कि बड़े दे आर वेरी लीथल राइट नाउ। आप अगर उनको देखें कितना स्ट्रिक्टली उन्होंने ज़ेलेंस्की को डील किया है, किस तरह एग्रेसिवली वो अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। एक भी कॉल आ गई, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो हुकूमत है वो एब्सोल्युटली नॉट कह सकेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है और वो उसकी बड़ी जिम्मेवारी है दुनिया में अमन और खित्ते के अमन के लिए, और उनका किरदार बड़ा अहम है। बात जहाँ तक इमरान खान की है तो देखें, कोई भी पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है और एक अपनी उसमें एक आइन है, एक कानून है। हम ना अमेरिका ने कभी भी इस तरह के मामलात में माजी में कभी डिक्टेट ऑफिशियली तौर पे किया है कि भाई ये कर दें वो कर दें। इमरान खान साहब एक कानूनी अगर बाहर आना है तो वो अदालती फैसलों से आना है, क्योंकि उन्होंने जो जुर्म किए उनके फैसले जो अदालतों से हुआ है, साहब उनका अदालतों ने किया है जी। तो मैं नहीं समझता कि वो आस लगाए बैठे हुए। जो सवाल आपका है, पीटीआई पहले कहती थी अमेरिका ने हमें साइफर का ड्रामा रचाया गया, पूरी जो है अमेरिका के खिलाफ कौम को भड़काने की कोशिश की गई, अवाम में इंतशार फैलाने की बात की गई, और फिर मकबूलियत भी उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बातें करके हासिल की है। तो ये मकबूलियत मैं महेंद्र पंजोता से सवाल पूछ लेता हूँ सर। मकबूलियत के लिए आपने एंटी अमेरिका नारा लगाया, अब आप उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई वहाँ से कॉल आई तो आपके लिए वो बड़े रिलीफ का बायस बनेगी। हुकूमत ये तमाम जो इल्ज़ामात भी है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के हवाले से सवाल उठा रही है। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं एक शेर से इस बात का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि खिलदा साहब आए हैं। जो इख्तियार वली साहब ने शेर लिखा, ट्वीट किया, हम तो मजबूर वफा हैं मगर ऐ जाने जहाँ अपने आशिक से कोई ऐसा भी करता है। ये तो खुद बन गया उस काबीना का हिस्सा, लेकिन इख्तियार वली बेचारा उसने मार भी खाई और वो दुखी। मैं तो पहले हमदर्दी का इजहार करता हूँ, इख्तियार वली को भी फौरी तौर पर बनाना चाहिए इनको, क्योंकि इतनी बड़ी जो काबीना कर रहे हैं, 100 की तादाद कर दें या 200 की कर दें तो ना इस तरह परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो सकती है, ना जो आपने चोरी की है उसको आप छुपा सकते हैं, ना ही मुल्क की कोई मैशत जो है वो इस काबीना से, बल्कि आप खजाने को ही लूटेंगे कि अवाम का पैसा जो है वो आप इन तमाम लोगों को बढ़ा कर दिए जा रहे हैं। दूसरी ये चीज है कि इमरान खान, देखें, वो क्या कह रहा है कि मैं किसी सूरत भी डील के जरिए नहीं आऊंगा, अपने सिस्टम जो आईनी तरीकाकार है, अदालती निज़ाम है, उसके जरिए आऊंगा। आज हाशिम अब्बासी जिसने 6 रेंजर एहलकारों को कुचला था और वो फौत हो गए थे, उसकी आज जमानत हो गई है। ठीक है जी। अब इसका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है। अगर इसका ताल्लुक तरीके इंसाफ से होता तो कभी भी जमानत ना होती, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट फैमिली है और मालदार फैमिली है और इसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, तो उसकी जमानत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ यही मुकदमा दीगर रहनुमाओं के ऊपर दर्ज हुआ है जो पीटीआई के हैं, जो कि डाला गया ना खान साहब और तमाम लोगों पर, उनकी जमानत नहीं होगी। आज इमरान खान, आज जो यास्मीन राशिद साहिबा, आज इजाज चौधरी, आज महमूद रशीद, आज जो आपके हमारे गवर्नर थे वो हो गए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। इस पे मैं असलम गौरी साहब से, नईम साहब, जानना चाहूँगा कि असलम गौरी साहब ऐसा क्यों है? पीटीआई का अगर कोई बंदा हो तो उसे किसी सूरत नहीं ज़मानत मिलनी, चाहे वो 9 मई में हो, चाहे किसी और केस में हो, उसके घर जाकर तोड़फोड़ भी करनी है। अगर इक्वली आप क्रिमिनल एक्ट दूसरा कोई बंदा करे तो उसे ज़मानत मिल जाती है। ये अदालती
निज़ाम इंसाफ पे सवालात उठा रहा है सर? ये हमेशा से रहे हैं जी, आप किसी दौर में भी उठा लें, इसी तरह होता है। जो हुक्मरान हुकूमत में होते, जब हम अपोजिशन में होते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बातें भी करते हैं, आइन की पासदारी की बात भी करते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती की बात भी करते हैं। जब हम हुकूमत में होते हैं हमारी आंखों पे एक पट्टी बांधी चली जाती है और फिर हम उस पट्टी बंधी होती है, हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है। ये तो हर हुकूमत में हुआ है, कोई नई काम नहीं हो रहा। सियासतदानों के साथ हर हुकूमत में होता आया है, और किसी हुकूमत को भी उठा लें, किसी भी हुकूमत को उठा लें 70 साल में, हर हुकूमत ने सियासतदानों को यही किया जो आज इनके सामने है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें हमें बैठ के तय करनी होगी। जब तक हम सब पार्टियां बैठ के जब मामला तय नहीं करेंगे, तो कल को अगर इनकी हुकूमत होगी, यही कुछ मुस्लिम लीग के साथ हो रहा होगा, या बिलावल साहब की हुकूमत होगी तो वो इनके साथ कर रहे होंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये मामला जो हम चलाते आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच गया है। आप कल देखें ना, पंजाब के बॉर्डर पे आके नौशहरा में क्या हुआ है, पंजाब तक तो पहुंच गया है दहशतगर्द ना आपका। अभी आप किस इंतजार में बैठे हुए हैं, आप कुछ क्या कर रहे हैं? आप ये मसाइल उसी वक्त पैदा हो रहे हैं जब अवामी नुमाइंदे जो हैं वो असम्बलियों में नहीं बैठे हुए हैं और आवाम के मसाइल को वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसी यही वजूहत है। बलूचिस्तान में क्या वजूहत है आपके सामने है। तो अब हम मजीद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि आंखें बंद कर लें और एक दूसरे पर तनकीद कर लें और वक्त गुजार लें, और वक्त को समझे कि कल को मेरी हुकूमत आएगी तो फिर मैं इतना दरान नहीं बढ़ाऊंगा। ये बात नहीं होनी चाहिए जी। होनी सीधी चाहिए कि आज जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ होगा। और नून लीग के साथ भी हुआ है, बखुद पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। जब मेरी तहरीक चल रही थी तो जनाब जरदारी साहब तो दुबई में बैठे हुए थे बिलावल हाउस में, और मियां साहब जी खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप समझते हैं कि ये जो है इसी तरह आप लोग जब ओपोजिशन में आएंगे तो यही चीजें आप लोगों के साथ भी दोबारा होंगी? ये समझते भी आप अपना रवैया बेहतर कर लें कि यार यही चीजें हैं जो रिपीट होती जा रही हैं। हम जब भी ओपोजिशन में आते हैं तो सियासी इंजीनियरिंग भी होती है, फिर हमें सियासी तौर पर निशाना भी बनाया जाता है। हम एटलीस्ट वो चीज़ें ना करें, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखना मेरा ख्याल से। देखिए, पहली बात हमने अपोजिशन इमरान खान की भी देखी है, मुशर्रफ की भी देखी है, बाकी माजी में भी देखी है। इमरान खान मैं समझता हूँ सिविलियन पहला जो डिक्टेटर था जिन्होंने आइन को भी तोड़ा, जिन्होंने अपोजिशन लीडर को भी जेल में डाला। डिक्टेटर तो ना कहें, इतना बड़ा लीडर है वो, अच्छी बात नहीं है ये। जेल में डाल दिया। झूठे केसेस इमरान खान ने बनाए। हमने कोई एक झूठा केस नहीं बनाया। हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं। ये 9 मई किया हो या जो करप्शन के केसेस है, देखें हमने भी इन्हीं अदालतों में हमारे खिलाफ फैसले आए थे, इन्हीं अदालतों से हमें सुरखरू किया गया, रिलीफ भी मिला। तो अगर अपोजिशन के किसी भी लीडर पे कोई केस बन रहा है, जो बात अपोजिशन ये कह रही है, कल जो हुआ है कि भाई हमें इजाजत नहीं मिल रही है, ये बता दें हमें हुकूमत को कि कौन इजाजत, हमें बता दें कि यहाँ पे हमें प्रोग्राम है, हम पोस्टर भी करा के देंगे, इनकी मेजबानी भी करेंगे। मगर मैं समझता हूँ ये अपोजिशन जो है, जिसमें हमारे जीरक सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब, वो कभी किसी इंतशार को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अगर लॉन्ग मार्च माजी में की होगी, कोई जलसा किया, पुरअमन उसकी सियासत होती है। उनकी सियासत आइन की बालादस्ती के लिए होती है, जमहूरियत के लिए, उसूलों पे वो बात करते हैं। सर आप इजाजत की बात करें, आप इजाजत देते ही नहीं है उन्हें। वो तो कब से कह रहे हैं कि इजाजत चाहिए हमें, आप देते ही नहीं है। मीनारे पाकिस्तान पे करने की इजाजत देते हैं, अब तो आप वजीर बन गए। ये टांगा पार्टी जैसी अपोजिशन है जिनमें एक कमरे के लोग भी नहीं है, तो इनको कौन सी जगह नहीं ये टीवी पे आने के लिए। यार ये देखें ना, यूं ये ज्यादती होती है। कमरे के वो जब जलसा का पंडाल भर लेते हैं, वो तो आप लोगों को कहते हैं कि आपका जहां पे जलसा होता है वहां पे पूरा कमरा नहीं भर पाता है। आप सवाबी में इनको इजाजत दी, अपनी सूबाई हुकूमत है, सवाबी में हजारों लोग भी जमा नहीं कर सकते, लाखों की बात। ये नहीं मैदर साहब, अब आपके लिए मैदान खुला है। मैं यहाँ पे साथ है तो हमारे जो 2.5 टांगा पार्टी और कमरे की पार्टी है। नहीं मैदर साहब, आप लोग देखें, गिलदास साहब वो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि ये जितने लोग हमने बनाए हैं ना जी, वजीर मुशीर बनाए हैं, इन तमाम लोगों की सलाहियत काबिलियत की बुनियाद के ऊपर बनाया है। और अगर झूठ बोलना काबिलियत है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। कि कितनी जो है, मैं अब इनके हवाले से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन देखें जो इस वक्त मुल्क के अंदर किया गया है, पर्चे हों, गिरफ्तारियां हों, छापे हों, अगवा हों, प्रेस टॉक्स हों, मीडिया के नुमाइंदगान के ऊपर पाबंदी, उनको ऑफर किया जा रहा है, पीक एक्ट लाया जा रहा है, 26वीं तरमीम के तहत अदालतें खत्म कर दी गई हैं, मुल्क के अंदर नाइंसाफी जो है वो उसको जितना तूल दिया गया है उसकी कोई मिसाल मिलती है सही? 75 साल दौरे जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर आज तक इस सारे टेन्योर के अंदर क्या इस तरह पहले कभी हुआ है?
किसी डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। नंबर 2 बात ये रहेगी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। इमरान खान ने किसी पे सियासी मुकदमा नहीं बनाया। एक मुकदमा मकसूद चपड़ासी वाला, वो तोबा तोबा कर रहे हैं, कानों को पकड़ लिया है उन्होंने। अल्लाह अकबर। ये पंजोता साहब वो कह रहे हैं कि ये खुदा का नाम नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 में बदयांती की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया था। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई है। उससे पहले किन के ऊपर मुकदमा आता है, उससे पहले किन के ऊपर स्कैंडल्स हैं। अगर कौम हिसाब पूछेगी तो हिसाब तो देना पड़ेगा। आज तमाम इनके केसेस किधर गए? इन्होंने डील करके तमाम केसेस खत्म करवा लिए, नैब तरमीम करके तमाम केसेस खत्म करवा रही है, और ये कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। इमरान खान के ऊपर दर्ज मुकदमा जो 2014 में करने के ऊपर एफआईआर दर्ज की, वो आज के मुकदमा चल रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इतना जी मैं असलम गौरी साहब से रिमार्क्स लूंगा और उनसे जानना ये चाहूंगा कि सर फिर क्या फैसला है, आएंगे पीटीआई के साथ या नहीं आएंगे अगर तहफुजात दूर नहीं किए गए आपके? तो देखें, हम अपोजिशन इत्तेहाद के बनाना चाहते हैं और बिल्कुल हम इसमें बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटे। लेकिन फिर भी मैं वही बात फिर अर्ज करूंगा कि हमें पहले ये तो सोचना है कि ये इत्तेहाद के मकासद क्या हैं। जब तक हम मकासद आपस में बैठ कर तय नहीं करेंगे उस वक्त तक सिर्फ चेहरा बदलने से, जब तक हम निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, चेहरा बदलने से कोई मसाइल हल नहीं होते। हमने इमरान खान का भी चेहरा बदल के देखा है, मसाइल हल नहीं हुए। अब अगर शहबाज शरीफ का भी आप चेहरा बदलेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। उसके लिए हमें बैठ के एक टीआरओ तय करने पड़ेंगे कि इत्तेहाद क्यों हो रहा है और उस इत्तेहाद की वजह क्या है। अगर इस इत्तेहाद की वजह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बदलो और उसके बाद जिस तरह के मर्जी इंतखाबात हों, तो फिर तो हम तो मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम इस तरह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कस है क्या ये दोनों पार्टीज मिलकर सड़कों पे आएंगे या नहीं, ये आपको बताते हैं एक छोटे सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। JUIF ने अपने तहफुजात पीटीआई के सामने रखे, लेकिन पीटीआई ने उन तहफुजात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों? नईम हैदर पंजोता साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम मामला जो है इसमें अब वो क्या करेंगे, सड़कों पे आएंगे, क्या पॉलिसीज होंगी। जी नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, सड़कों पर आएंगे। ईद के बाद हमारी पूरी प्लानिंग है और खान साहब के हुक्म के मुताबिक ये इत्तेहाद जो है, यानी अपोजिशन जमातों के साथ जो बातचीत आप देख रहे हैं या कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं या मुलाकातें देख रहे हैं, खान साहब की मुकम्मल तौर पर इसकी हमायत है और सपोर्ट है और उनके मुताबिक उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। जब आपके पास तमाम ऑप्शंस ना हो तो आपके पास एहतजाज और यही तरीकाकार है। हम अदालतों में भी गए हुए हैं, तमाम हम फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो। उसके लिए हम खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इस पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो जंग लड़ेगा और ये जंग हम अपनी जारी रखेंगे जी। ठीक, असलम गौरी साहब आप इनका साथ देंगे, क्या करेंगे, सड़कों पे आएंगे? देखिए, अभी तक तो हमारा कोई अलायंस बना नहीं है और जब तक कोई अलायंस बनेगा नहीं तो टीआरओ तय नहीं होंगे। जब तक हम एक टेबल पर बैठ के तरीकाकार तय नहीं करेंगे तहरीक का और कैसे तहरीक चलानी है, उस वक्त तक तो हम किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। और उसी वक्त हम तहरीक का हिस्सा होंगे जब ये इत्तेहाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये इत्तेहाद इसके टीआरओ तय करेगा क्यों बनाया जा रहा है, मकासद क्या है। रूल ऑफ लॉ तो हम 77 ईयर से देख रहे हैं ना, रूल ऑफ लॉ तो चलता ही आ रहा है। हम रूल ऑफ लॉ के पीछे लगे हुए, लेकिन रूल ऑफ लॉ हमारे काबू नहीं आ रहा। उसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में जिसको आप देख नहीं सकते। हमने यहाँ साकिब उल निसार और बिंदयाल जैसे चीफ जस्टिस भी भुगते हैं, हमने काजी फाइज़ा साहब जैसे चीफ जस्टिस भी भुगते हैं। हम तो अदलिया की बहाली की तहरीकों का भी हिस्सा रहे हैं। अलायंस बन क्यों नहीं पा रहा है, क्या वजूहात हैं ऐसी गौरी साहब? हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक भी देखी है, वो भी अदलिया की बहाली थी, बाद में एक शख्स की बहाली तक वो महसूस हो गई। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए तरीकाकार यही है कि पहले एक इत्तेहाद बनेगा, उसके टीआरओ तय होंगे। हमें यह तय करना होगा कि इनके मकासद क्या होंगे। जब तक वो मकासद हम तय नहीं कर सकेंगे तो इस तरह तहरीक तो नहीं चलती कि एक पार्टी ऐलान कर दे कि हमारी तहरीक और बाकी आके पीछे हाथ बांध के। तो सर ये मकासद में सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारे और पीटीआई के दरमियान में 15-16 साल से कुछ बहुत बड़े फासले थे, छोटे मोटे फासले नहीं थे। हमने उन फासलों को 1-1.5 साल में काफ़ी कम किया है और कूल डाउन किया है।
अब हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों पार्टी के दरमियान तय होने वाली हैं, जिसके लिए हमने दोनों तरफ से कमेटी भी बनाई थी, जिसमें हमारी तरफ से कामरान साहब हैं, उधर से असद कैसर साहब हैं। तो वो आपस में मामला कुछ तय कर रहे हैं और कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उन तक गए हैं और अभी हम उनका जवाब कर रहे हैं। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हमारे पास आते हैं, फिर वो बात जी की नहीं, बात है। पंजोता साहब जवाबात दें। ये काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी शिकवा किया कि हमने ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात का इन्हें बताया हुआ है, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, तो बार बार पूछते हुए अच्छा नहीं लगता। देखिए, राय साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि माजी में हमारे से भी गलतियां हुई होंगी और हम उसको नहीं कहते कि ये हुआ वो हुआ, आपने ये किया हमने ये किया। हम इस मुल्क की खातिर आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आज़ाद हो, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत की जो है वो बालादस्ती हो, हम चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट की बेतौकीरी ना की जाए, हमारे बुनियादी जो इंसानी हकूक सलब किए जा रहे हैं वो न कि 9 रुकनी। आपने देखा होगा कि उस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एजेंडा है जिसमें तमाम तर मसाइल जो इस मुल्क को हैं, इस मुल्क की अवाम को हैं, उनको उजागर किया कि हम नया पाकिस्तान उस वक्त बना सकते हैं जब हम तमाम लोग इस पेज पे इकट्ठे होंगे और इसके लिए हम जदोजहद करेंगे। अब उसके लिए मौकफ हमारा तो क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है, और जो जमातें इसमें समझेंगी कि वो इस मौकफ को सपोर्ट करती हैं तो उसमें कोई कलगन नहीं होगा। और हर जी, गौरी जमात साहब बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं कि मकासद हमारे बिल्कुल वाज़ेह हैं, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहे हैं? हाँ। इसी तरह के मकासद हमारे पीडीएम के भी थे, उसमें भी यही मकासद थे। नहीं, ये PDM मेरे कैसे साथ PDM के मेरी बात सुनिए। उस इत्तेहाद में भी मेरे साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कहती थी, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन जाली हुए हैं, हुकूमत सिलेक्टेड है। हमने सारी तहरीक चलाई और सिर्फ इसलिए तहरीक चलाई थी कि रूल ऑफ लॉ हो। उस वक्त भी आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का कोरम भी कहीं और से पूरा होता था। हम नहीं चाहते कि ये सूरत को हम साबका तलखियों को सामने लाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2024 के इंतखाबात ने तो 2018 के इंतखाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आज वो मेरे दोस्त जो कल मेरे साथ रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े थे, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए खड़े थे, आज वो कहते हैं कि जी इंतखाबात तो बड़े सही हुए चूंकि हुकूमतें उनको मिल गई हैं। हम नहीं चाहते कि जो तजर्बे हमने साबका दौर में किए हैं, हम इत्तेहादों के बहुत डसे हुए हैं जैदी साहब, हम नहीं चाहते कि वो तजर्बा मजीद आगे हमारे साथ हो। हम मामला बैठ के तय करना चाहते हैं, हम आंखें बंद करके कूदना नहीं चाहते। तो ये वैसे बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप लोगों के साथ पीडीएम में जो कुछ हुआ, आपको आगे लगाया गया, उसके बाद फिर सारे जिस तरह से बांटी गई चीजें, आप लोगों को साइड पे कर दिया गया। तो पंजोता साहब बात तो ठीक है यार, कि मतलब अगर आप लोग इनके साथ चलना चाहते हैं, इन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करें, इनको क्लैरिटी भी दें कि ये होगा। आप अगर चीज़ें डन नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह से इनको साथ लेकर चलेंगे? देखिए, बात यह है कि पीडीएम को अगर ये कहा जाए ना कि उसको जवाब वो बड़ा जबरदस्त था, तो वो बिल्कुल एक गैर आईनी अमल था। और जिस तरह हुकूमत, एक आईनी हुकूमत को हटाया गया, जिस तरह मंडियां लगी, जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उनको उनसे पार्टी जो है वो उसकी वफादारी जो है चेंज करवाई गई, और एक ऐसा अमल किया गया। अमेरिका ने जिस तरह मुदाखलत की और जो अंदरूनी ताकतें और सारा मिल के इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद बिल्कुल इन्होंने जो बात की है, बंदयाल साहब ने रात को अदालत खोल के कासम सूरी की रूलिंग जो है, जो कि आईनी रूलिंग थी, उसको खत्म किया। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एक जो आईनी हुकूमत को हटाया गया था उसके ऊपर मोहर सबत कर दी कि ये काम ठीक हुआ है। तो बिल्कुल जी ज्यादती हुई हमारे साथ, उस वक्त भी हुई, और हम तो उस वक्त भी सड़कों पर इसीलिए आए क्योंकि हम अवाम में जाना चाहते थे, और अवाम के साथ ही हमारा पहले भी था, बाद में भी हम अवाम के साथ ही रहेंगे और नेक्स्ट भी रहेंगे। जहां तक बात ही है कि कोई किसी तरीक से डसा हुआ है या पीडीएम से डसा हुआ है, तो वो डेफिनेटली अपना एक मौकफ रखता है कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह से अगर बातें करना शुरू कर देना कि फलां ने ये किया, उसने ये किया, तो मुल्क की खातिर हम तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ें। अब किसी की उसके अंदर कोई डिमांड है या कोई किसी का मौकफ है तो वो खुल के बताए, और उस पे खुल के गौरी साहब खुल के बताएं। आप जो ये GUIF कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट होना चाहिए, ये दरखास्तें दें, अगर ये फॉर्म 47 का मामला उठाते हैं ये डिस्कस करें, पहले अपने सूबे से शुरुआत करें, खुल के बताएं इन्हें। नहीं, देखिए, मैं पंजोता साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, मैं ये बातें तलखियां करना नहीं चाहता। और जहां इन्होंने इतनी बातें की, अगर जहांगीर तरीन के जहाज का भी जिक्र कर देते तो इनको और फैज हमीद का कोरम पूरा करने का स्टाइल भी बता देते तो मेरा ख्याल, मैं नहीं तल्ख बातें करना चाहता। मुझे आती हैं बातें, मैं बहुत अच्छी बातें कर लेता हूँ, लेकिन हम आगे चूंकि बढ़ना चाहते हैं तो इसलिए इस तरह की बातें नहीं करना चाहते।
बात सीधी सी है। हमने तो एमआरडी भी देखी है, पत्री पंजोता साहब उस वक्त कहाँ थे। हमने तो कोड़े खाए हैं, हमने अपनी बॉडियों पे कोड़े खाए हैं एमआरडी की तहरीक में जनरल जियाउल हक के साथ। नहीं यार, और उसके पंजोता बाद साहब ने भी बड़े, जब इमरान खान पे तशद्दुद हुआ हमने इनकी वीडियोस देखी, मारे तो इन्होंने भी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन जब हुकूमत बनी तो हम उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए थे, और बेनजीर साहबा उस वक्त जो हमारी एमआरडी की साथी थी, और वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। हमने तो इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे। आप जब बात करेंगे तो हम 1970 से बनने वाले तमाम इत्तेहादों की बात करूंगा, तो मैं किसी एक इत्तेहाद की बात नहीं करता हूँ। और हम ये करना नहीं चाहते। हमें केपी की गवर्नमेंट ये कोई खास मसला नहीं है हमारे लिए वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबको पता है, नजर आ रहा है। मैं क्यों कहूँ कि ये एडिट कराओ और ये करो और वो करो, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये बनाने वालों ने, असेंबलियां बनाने वालों ने, असेंबलियां तैयार करने वालों नहीं ने, तो सर फॉर्म 47 का क्लेम आप कह रहे हैं, सबको पता है कि तहरीक इंसाफ भी फॉर्म 47 पे बनी हुई है। अब आए सर, उसी में आए ना आप। शौकत यूसुफ जई को सुन लेना, उसने चंद दिन पहले 35 अफराद के बाद में इनके साबित पंजोता साहब देखें, अगर आपका ये क्लेम है ना फॉर्म 47 वाला, तो ठीक तो कह रहे हैं कि अपने सूबे से स्टार्ट कर लें आप। नहीं, वो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हम ये जो कुछ हुआ है 47 के तहत, जिस तरह मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी की सूबे की हुकूमत दी गई, पीटीआई को दूसरे सूबे की दी गई, तीसरे सूबे की लीग को दी गई, और शहबाज शरीफ को बगैर टांगों की हुकूमत, अपाहज हुकूमत दी गई, जिसकी एक टांग पीपल्स पार्टी के पास है, एक टांग एमक्यूएम के पास है। तो ये सारी चीजें हमें। अच्छा गौरी साहब, ये बात सच है कि पीटीआई पहले मान गई थी अपने सूबे में ऑडिट कराने के लिए, फिर ये पीछे हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये ऑडिट वाडिट वाला हमारा इशू नहीं है। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम आगे क्या करना है। जैसे नईम साहब कह रहे हैं, मैं भी वही कहता हूँ, आगे गौरी साहब, कामरान मुर्तजा साहब असल में ये कह रहे थे, नईम साहब से इस पे आंसर ले देते हैं कि क्यों फॉर्म 47 को अपने सूबे में नहीं खोलते हैं ये। देखिए, बात यह है कि हम तो बिल्कुल खोलते हैं। हम तो कहते हैं कि जिस हल्के के ऊपर जेयूआईएफ कह रही है आप 47 पे आए हुए खैबर पख्तूनख्वा में। नहीं, 40 हम तो कह रहे हैं कि जेयूआई जिस हल्के से चाहती है कि इस हल्के के फॉर्म 47 और 45 लेकर आने हैं या उसके ऊपर ऑडिट कराना है, तो हम तो एग्री हैं, हम तो इस पे इनकारी नहीं है। और अली अमीन ने खुद ही ऑफर किया है कि बिल्कुल हम जो हल्के के हवाले से ये कहना चाहते हैं, हम तो लाने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर पॉलिटिकली अपना कोई गेन वो करना चाहता है, मौकफ लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारी तो बहुत सारी सीटें जो हैं केपी में भी हमें हरवाई गई हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि लाने के लिए आप तैयार हैं, कब लाएंगे? ये पूरे साल से आप हमें कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अभी तक तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है। नहीं, कोई ऐसा अमल ही नहीं है, कोई ऐसी किसी जगह के ऊपर जो है वो हमने तो कोई धांधली की ही नहीं है, ना हमें कोई इस तरह से जितवाया गया। अवाम ने सपोर्ट पूरे पाकिस्तान में की है, और जो है वहां से बदल कर जैसे 100 से नीचे नंबर सारी दुनिया ने देखा, और रिकाउंटिंग के अंदर भी हमें हराई की सीटें। हम तो अब भी कह रहे हैं कि किसी जगह के ऊपर अगर हमें कोई सीट दी गई है तो हमें बताइए, हम आ जाते हैं, प्रोग्राम ही लेकर आ जाते हैं। तो खाली नहीं होता ऐसे मामला। हम यही कह रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन की बात करें तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, 26वीं तरमीम के ऊपर हो या बाकी चीजों जगहों पर हो, या मुख्तलिफ चीजें हैं, वो सारी हमें भी पता है। वो आप कह रहे हैं 26वीं तरमीम पे तो आपकी क़यादत ऑन बोर्ड थी, आप साथ साथ बातें भी सुना रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम बात भी नहीं पुरानी करना चाहते हैं, और साथ साथ सुना भी रहे हैं। तो हम मुल्क की खातिर कहते हैं कि आगे बढ़ें। अगर इसी पे बहस करनी है तो ये बहस तो फिर लंबी है, और इस बहस को तो आप जितना लंबा लेकर खींचेंगे, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसको ना जी गौरी साहब, ये तो खैर माजी की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग जो आपके साथ करते रहे, आप लोग जो इनके साथ करते रहे, 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला है। 26वीं आईनी तरमीम पे आप लोग इनके साथ थे, लेकिन फिर आपने यू टर्न ले लिया। तो अब जो है सड़कों पे आने वाले मामले पर आप इनके साथ होंगे, इनके साथ सड़कों पे आएंगे, या आप पहले से ही कह रहे हैं कि कोई भाई ऐसी डील नहीं है? यही वो बुनियादी चीज़ें जिनके हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या आप एक सूबे में तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, और बाकी 3 सूबों में और वफाक में साफ नहीं हुआ, या तो आप माने कि सब पूरे 4 सूबों में यही काम हुआ है, आप तस्लीम करें। अब कल को फिर यही हो, इनको हुकूमत मिले 47 की तरफ जगह, हमारा तो बड़ा साफ और शफाफ इंतखाब हुआ है, जैसे आज नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं। तो ये वो चीजें जो तय करनी है। बाकी रहेगा 26वीं तरमीम, सारी दुनिया जानती है 26वीं तरमीम में किसने कहा था कि हमारी जान बच गई, किनके कहने पे आईनी बेंच बना है। अब ये सारी यही तो बातें जो हमने जुमा 8 दिन पहले की बातें जो हमने इनके साथ बैठ के तय की। इनको हुकूमत किसी सतह पे भी एतमाद में नहीं लेना चाह रही थी। पूरी 26वीं तरमीम के क्लास और कामे और अपना फुल स्टॉप तक हमने इनको एतमाद में लिया, और आखिरी टाइम तक जब पेश हो रही थी उस वक्त तक भी
हम इनके रास्ते में थे और अफसोस का मुकाम है कि आज ये कुछ और कहना चाहते हैं। यही मामला तो तय करने हैं, पिछड़ों से भी हमें यही गिला है, यही चीजें तो हमने तय करनी है। हमें कोई केपीके की हुकूमत नहीं चाहिए, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं, अपोजिशन लीडर की सीट नहीं चाहिए, हमें किसी इत्तेहाद की ड्राइविंग सीट नहीं चाहिए। यही मामला हम लोग तय कर रहे हैं कि कल को फिर अगर इसी तरह की हुकूमत बनती है और हमारी कुर्बानियों के बाद जिस तरह की हुकूमत बनती, जैसे आज पीडीएम आज हुकूमत बनी हुई है, तो आपका किरदार क्या होगा? आप तो यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं कि जी केपीके ठीक है, बाकी 3 सूबे गलत हैं, और इसी तरह नून लीग कहती केपीके गलत है। मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतने, कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने